Welcome my dear friends in session 7. Today we are going to study the numericals based on electric field. As you studied Q charge, due to Q charge at distance r, the magnitude of electric field will be kq divided by r square. Now if our charge is positive, then its electric field is in radial direction, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा। अगर हमें दो प्लेट्स दिए गए हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो between the region of these plates we can say that electric field, the direction of electric field towards positive plate to नेगेटिव प्लेट, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। तो चलिए इलस्ट्रेशन 1.8 पे हम जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको यूनिट पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. यानी कि फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी, ये फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी जो हमने पढ़ा हुआ था, उसे एक फीचर क्या कॉन्ट्रास्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिगर देखिए, there are two plates, one is positively charged and second one is negatively charged. आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको दिखाई देगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है। अब ये फ्री फॉल कर रहा है, क्यों करेगा? ये तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो कि इस पे फोर्स तो लगेगा ही। किस डायरेक्शन में लगेगा? तो आपको पता ही है कि नेगेटिव चार्ज पे आपने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई, अगर इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इफ़ क्यू इज़ नेगेटिव देन वेक्टर एफ इज पैरेलल टू माइनस वेक्टर ई, यानी कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ पे लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 × 10⁻² मीटर कवर करता है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आपको दिए गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया गया है। अब टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन, जिसे हम TE से डिनोट करेंगे। देयर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो आपको मालूम ही है F इज इक्वल टू QE। अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? FE, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, FE। उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इज इक्वल टू E, तो FE इज इक्वल टू E। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ME, सो MEAE इज इक्वल टू E। सो AE को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि these are constant values. कैपिटल E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, स्मॉल e, ME। तो यानी कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, विच इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो वी कैन यूज़
equations of constant accelerated motion. Now from d is equal to v naught t plus half a t स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमें दिया गया है. यही इक्वेशन क्यों मैंने यूज़ किया, तो पर्टिकुलर रीज़न है कि जो फाइनल वेलोसिटी हमें दी नहीं गई है और वो हमें मांगी भी नहीं गई है. इट इज़ नॉट गिवन एंड not asked, so we can use the equation in which final velocity is absent. So final velocity जिसमें absent होगी वही equation हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो d is equal to 0 plus half a t square, so t e is equal to under root 2d upon e. a की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए. So T is equal to under root 2 into 1.5 into 10 raised to minus 2 into 9.11 into 10 raised to minus 31 स्मॉल e और कैपिटल E दोनों का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट टी ई इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 सेकेंड. सिमिलरली आपको ये ऐसा बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स की जाती है. अगर ये रिवर्स हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, यानी कि प्रोटॉन भी फ्री फॉल करेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटॉन पे भी फोर्स कितना लगेगा. तो सेम एफ पी इज इक्वल टू ई, क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू ई. So MP is equal to E. So acceleration in proton AP is equal to E upon MP. सिर्फ इतना ही चेंज होगा. So जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ऐसा नाम दिया गया है उसमें सिंपली आपको इंस्टेड ऑफ ME MP सब्सटीट्यूट करना है. देन यू विल गेट फ्री फॉल टाइम ऑफ प्रोटॉन. तो टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन फ्रॉम फिगर बी एन इक्वेशन नंबर 1 we can write Tp is equal to under 2d mp माफ़ कीजिएगा डिवाइडेड बाई ई. सो 2d की वैल्यू mp की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए. सो Tp इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 सेकेंड. सो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड टाइम और प्रोटॉन के लिए रिक्वायर्ड टाइम अगर आप कंपेयर करते हो दोनों फिर फोर्स तो सेम ही लग रहा है, लेकिन जब भी टाइम आप कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम लेस होगा. जैसे कि नेगेटिव पावर की वैल्यू जैसे हाई होती है उतनी ही वैल्यूज़ कम होती है. तो मैं क्या कंक्लूज़न पे यहाँ पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि thus the heavier particle takes a greater time to fall through the same distance. This is in basic contrast to the situation of free fall under gravity. ग्रेविटी में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट लो जिसका मास कम हो, चाहे हैवी मास ऑब्जेक्ट ले लो, अगर वो फ्री फॉल करता है तो दोनों में एक्सेलरेशन तो जी ही होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है. तो ग्रेविटी वेयर द टाइम ऑफ फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है इलेक्ट्रिक फील्ड के और ग्रेविटेशन के. दूसरा, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन भी यही एग्जांपल के थ्रू MCQs में आते हैं कि जिसमें ऐसे कुछ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ होता है. ये एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए ए पॉइंट पे है और V वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड उसे आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है. अब आपको ऐसा बोलेंगे कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए टाइम क्या मिलेगा, तो आपको इतना तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन इज ऑन द इलेक्ट्रॉन देयर इज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो फोर्स ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है,
सो वी कैन यूज़ फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको ऐसा बोला गया है कि कितने टाइम में ये स्टॉप होगा। तो आप देख सकते हो कि जब भी वो स्टॉप होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 लिख सकते हो। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ गिवन टू अस v। नाउ a ये हमारा डिसेलेरेशन है। तो जब भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे विथ साइन कि भाई डिसेलेरेशन है माइनस ई बाई एम इंटू टी। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एम वी डिवाइडेड बाई ई। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए पॉइंट से वो ट्रैवल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस जब भी वो ए पॉइंट पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको मालूम ही है जितने टाइम में उसकी वेलोसिटी ए टू बी 0 होती है। अब फोर्स तो लगने ही वाला है, फोर्स तो लग ही रहा है, कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है। सो यहाँ पे बी पॉइंट पे वो मोमेंटरीली स्टॉप होगा। आफ्टरवर्ड्स इट कैन एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो एक्सेलरेट होगा और बी से ए की जर्नी वो जब भी ट्रैवल करेगा उसकी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी। जितनी वेलोसिटी इनिशियली ए के पास थी उतनी ही वेलोसिटी उतने ही मैग्नीट्यूड ए पे हमें मिलेगा, लेकिन हाँ उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव सेम पॉइंट वो क्या मिलेगा, जो हमने फाइंड किया हुआ है ए टू बी का जो टाइम है उसका डबल आप लिख लो, वही टाइम आपको ए से ए पे आने के लिए मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा सा प्रॉब्लम है ये, आप अच्छे से इसे स्टडी कीजिए। ये जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कांस्टेंट हमें मिल रहा है, तो ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। सो वी कैन यूज़ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कंसेप्ट इन दिस केस। तो जो भी फार्मूलाज आपने कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 1.9 हमें दिया गया 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C shown in फिगर। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज Q1 विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁸ कूलम एंड नेगेटिव चार्ज Q2 विच इज़ इक्वल टू -10⁻⁸ कूलम आपको दिया गया है। अब जो पॉइंट्स है A, B और C पे हमें नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्ज हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले ए के बारे में सोचते हैं। तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन द रेडियल डायरेक्शन एंड अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जिसे हम वेक्टर E1A से डिनोट करेंगे, वो अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली Q2 नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज, जिसे हम वेक्टर E2A से डिनोट करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि वेक्टर E1A एंड वेक्टर E2A दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी कैन कंप्यूट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A which is equal to vector EA as a algebraic sum। यानी कि हम उसे वेक्टर के जरिए नहीं, सिंपली उसे मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जो डायरेक्शन आपको मिलेगी वो फ्रॉम B to A, यानी कि वेक्टर BA की डायरेक्शन में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स राइट। वैसे ही बी पे अगर हम बी के बारे में सोचते हैं तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1B टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, एंड Q2 जो नेगेटिव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज, यानी कि E2B वो हमें कहाँ पे मिलेगा, टुवर्ड्स राइट हमें मिलेगा। अब यहाँ पे बी पे अगर फाइनल और नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो यू हैव टू कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ E1B एंड E2B। सपोज E1B इज ग्रेटर देन E2B, देन you can say that net or resultant electric field on B is towards left। कंप्लीट। अगर E2B ज़्यादा होता है तो आप क्या बोलोगे, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, जस्ट कंपेयर E1B एंड E2B, उनके मैग्नीट्यूड को आपको कंपेयर करना है। सिमिलरली अगर सी पे अगर आपको फाइंड करना है तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1C अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, एंड Q2 नेगेटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स Q2। अब E2C एंड E1C आप सोच सकते हो Q1 एंड Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, सो फ्रॉम E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम है, K इज अ कांस्टेंट, एंड डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम Q1 एंड Q2 दे आर ऑल्सो सेम। सो आप क्या करोगे कि भाई E1C एंड E2C बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब E1C एंड E2C के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो यू कैन से दैट दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। 0.01 माफ कीजिएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे, तो ये 120 हो जाएगा। अब जो कि मैंने आगे भी पढ़ाया था, अगर दो वेक्टर्स है दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट दोनों से सेम ही एंगल सबटेन करेगा। तो 120 का हाफ ले लो आप, 60, तो ये एंगल आपका कितना मिलेगा, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो आप क्या सोचोगे, वेक्टर EC इज पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC। उसके जो बेस है, कौन बेस यहाँ पे बना रहा है, BA। जो वेक्टर BA उसका जो बेस है, माफ कीजिएगा ट्राइंगल ABC नहीं, लेकिन जो बेस है ये ट्राइंगल का BA, उसकी डायरेक्शन में आपको ये नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C मिलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप Q1 देखो, Q1 से A पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट कर ले हम। तो ये ड्यू टू चार्ज Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A टुवर्ड्स राइट इज E1A इज इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाय R1A स्क्वायर। Q1 से A का डिस्टेंस मैंने R1A से डिफाइन किया हुआ है, सो R1A इज इक्वल टू 0.05 मीटर, सो 5 × 10⁻² मीटर। We will get E1A is equal to 3.6 × 10⁴ Newton per Coulomb. Similarly, due to charge Q2, electric field on A, which is the direction of vector BA or towards right, कितना मिलेगा, तो due to charge Q2, magnitude of electric field at point A towards right is E2A is equal to KQ2 divided by R2A square. So 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻8 divided by 5 × 10⁻² whole square. So E2A is equal to 3.6 × 10⁴ Newton per Coulomb. So net electric field vector EA at A, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट है, so we can write vector EA in the form of scalar sum, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वेक्टर EA का मैग्नीट्यूड E1A प्लस E2A, तो आपको फाइनल मिलेगा 7.2 × 10⁴ Newton per Coulomb।
So vector EA is equal to 7.2 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb towards right. Or we can say that in the direction of vector BA, देख लीजिए, in the direction of vector BA, सपोज आपने वेक्टर BA डिफाइन किया हुआ है, तो वेक्टर BA की डायरेक्शन फ्रॉम B to A होगी, तो यही डायरेक्शन में हमारा वेक्टर EA भी मिलेगा. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, कि जहाँ पे E1B एंड E2B, E1B टूवर्ड्स लेफ्ट है, E2B टूवर्ड्स राइट है. पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. तो ड्यू टू चार्ज Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B टूवर्ड्स लेफ्ट, सो E1B इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1B स्क्वायर. सो 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू -8, जो भी आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं. R1B, तो Q1 से B का डिस्टेंस 0.05 आपको 0.05 मीटर आपको दिया गया है. तो E1B का मैग्नीट्यूड इतना मिलेगा. अब ड्यू टू चार्ज Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, तो मैंने अभी फिगर आउट किया था कि उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, टूवर्ड्स राइट. सो E2B इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाई R2B होल स्क्वायर. तो आपको E2B का मैग्नीट्यूड मिलेगा 4 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन पर कूलम. तो यहाँ पे जो पावर है 10 रेज टू 4 है E1B का, यहाँ पे 10 रेज टू 3 है. अगर हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो भी करना हो तो पावर तो सेम ही होना चाहिए. तो मैंने क्या किया है, 4 इंटू 10 रेज टू 3 को मैंने 0.4 इंटू 10 रेज टू 4 से लिखा हुआ है. अब E1B और E2B में ज़्यादा कौन है, तो कहीं E1B. सो नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB. वेक्टर AB की डायरेक्शन में रहेगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि E1B इज ग्रेटर देन E2B. सो EB का मैग्नीट्यूड E1B में से E2B को सब्सट्रैक्ट करने से मिलेगा. और वेक्टर EB इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 रेज टू 4 न्यूटन पर कूलम. डायरेक्शन यहाँ पे हमें वेक्टर से डिनोट किया हुआ है, तो डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा. तो टुवर्ड्स लेफ्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, तो मैंने आगे भी बताया आपको कि E इज इक्वल टू E1C इज इक्वल टू E2C विच इज़ इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही मिल रहा है. अब दोनों के बीच का एंगल भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है, कितना है, 120. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फाइनल और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C विच इज़ इक्वल टू EC इज इक्वल टू √E स्क्वायर प्लस 2EE cos 120. सो √2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर माइनस हाफ √E स्क्वायर. सो आपको मिलेगा EC इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन. सो वेक्टर EC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन टूवर्ड्स राइट एंड पैरेलल टू वेक्टर BA. तो ऐसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ये 1.8. 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at midpoint O of the line joining AB? Line AB joining the two charges. And second, if a negative charge of magnitude 1.5 into 10 raised to -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? तो ये जो क्वेश्चन है ना, और आगे वाला भी, दोनों क्वेश्चन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट से भी हम कर सकेंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A एंड B, ये जो दो पॉइंट्स है वहाँ पे QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम. माइक्रो मीन्स 10 रेज टू -6 कूलम. ये दोनों चार्ज दिए गए हैं. आपको फाइंड करना है कि जो मिड पॉइंट है O, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. दूसरा, अगर यहाँ पे हम एक नेगेटिव चार्ज -Q यहाँ पे रखते हैं, तो कौन सा फोर्स, किस डायरेक्शन में ये फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. लेकिन पहले तो आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ फाइंड करना है। आप देख सकते हो कि क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड ऑन ओ कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? टुवर्ड्स राइट, यानी कि वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में, फ्रॉम ए टू बी की डायरेक्शन में। बी पे नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू क्यू बी फील्ड ऑन ओ आपको क्या मिलेगा? टुवर्ड्स बी, यानी कि क्यू बी की डायरेक्शन में, वो भी ए टू बी की डायरेक्शन में ही मिलेगा। और दूसरा ये बात आप याद रखिएगा कि नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं आपको डाइपोल के बारे में पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें एक इक्वेशन आएगा, उसकी एक लिमिटेशन होगी। उस टाइम ये प्रॉब्लम मैं आपको रिवाइज करवाऊँगा कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम में आंसर हमें मिल रहा है, और लेकिन वो इक्वेशन कुछ गलत ही इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है फॉर मिड पॉइंट। ए से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड बी से भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, ये रहेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू ए, कितना चार्ज है? क्यू ए, डिस्टेंस कितना है? आर ए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इज इक्वल टू के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर। तो जो भी वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दैट दोज वैल्यूज़ हम क्या लिख सकेंगे? 2.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू बी, तो के क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बी स्क्वायर, आर बी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा 2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो ई इज इक्वल टू ए प्लस ई बी, हम उसका स्केलर सम ले सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला? 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और वेक्टर ई 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। मैंने वेक्टर से डिफाइन किया हुआ है, तो डायरेक्शन हमें मेंशन करनी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी both are in the direction of vector AB, so resultant is also in the direction of vector AB. Now हमें यहाँ पे जो भी फील्ड मिल रहा है, ड्यू टू दैट फील्ड कोई भी चार्ज वहाँ पे हम रखेंगे, वो क्या फील करेगा? वो इट एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ओ, F इज इक्वल टू क्यू ई। So F is equal to 1.5 into 10⁻⁹ into 5.4 into 10⁶। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने लिखा हुआ है, इसी वजह से Q को विदाउट साइन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इतना मैग्नीट्यूड है। अब आपको पता ही है कि O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है। अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वेक्टर बी ए की डायरेक्शन में लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे इसे वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या लिखूँगा? 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी ए। अब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 1.25 एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑयल ड्रॉप है जिस पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रखे हुए हैं, is held stationary under constant electric field of 2.55 into 10⁻⁴ Newton per coulomb in Millikan's oil drop experiment। मिलीकान के बारे में मैंने बताया था कि Q इज इक्वल टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है ना, वो पहले एक्सपेरिमेंटली उन्होंने डिराइव किया था। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। G और E दोनों के जो वैल्यूज थे वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि वो फ्री फॉल करेगा, लेकिन हमें इसे स्टेशनरी रखना है। अब इस पे कौन सा वाला चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। स्टेशनरी रखने के लिए हमें अपवर्ड
फोर्स चाहिए, अपवर्ड फोर्स चाहिए। तो अगर अपवर्ड फोर्स हमें चाहिए तो वो फोर्स कैसे हमें मिलेगा? तो इस पर चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू चार्ज है। अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड फील्ड एज्यूम करते हैं तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलता है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस ऑयल ड्रॉप इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब भी QE और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो हमारा ये जो ऑयल ड्रॉप है वो स्टेशनरी रहेगा। सो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है mg, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमारा जो ये ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या दी गई है? Q चार्ज ऑन द ड्रॉप, -12 E इलेक्ट्रिक फील्ड, मास डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम एंड सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। सो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे SI सिस्टम में, तो 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ व्हेन द ऑयल ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी, क्या होगा? वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप which is equal to mg is balanced by upward force, electric force which is equal to QE। mg और QE, R को आप सब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे आप Q जो चार्ज आपने लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ही आपको लिखना है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, नेगेटिव साइन डाल देते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कब आपको नेगेटिव साइन का यूज़ करना है। क्या बताया था मैंने? कि जब भी फिज़िक्स में कोई भी वेक्टर का इक्वेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, अगर वहाँ पे चार्ज रहेगा तो उस चार्ज को ही आपको विथ साइन यूज़ करना है। अदरवाइज जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे आप तो चार्ज को विदाउट साइन यहाँ पे लिखना है। After simplification you will get 9.46 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है, तो जो भी पावर रहेगा वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। -90 को आप सपोज 10⁻⁻18 भी कर सकते हो, या फिर आप 10⁻⁻21 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 10⁻⁻21 किया हुआ है। सो 9.46 को मैं 946 लिखूँगा। अब R मुझे क्या मिलेगा? 9.816 × 10⁻⁷ मीटर। एज यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। सो इन मिलीमीटर you will get R is equal to 9.816 × 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स 1.414 ये हमारा सबसे बेहतरीन और कंसेप्चुअली ये एट्रैक्टिव एग्जाम्पल है जो एक्सरसाइज में हमें दिया गया है। 1.14 है। फिगर 1.33 shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. आपको इनकी साइन यानी कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव ये बताना है। Which particle has the highest charge to mass ratio, यानी कि किसके लिए चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा? अगर नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट होगा
टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और अगर पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। तो आपको इतना तो पक्का पता चल गया कि फर्स्ट एंड सेकंड जो भी चार्ज है दे शुड बी नेगेटिव, एंड जो थर्ड वन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने वहीं लिखा हुआ है कि ये पार्टिकल 1 and 2 हैव नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे आर बीइंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, and particle 3 has positive charge because it is being deflected towards the negative plate. Now हमें क्या फाइंड करना है? Q/M रेशियो। पहले तो आप फिगर में देखिए किसका डिफ्लेक्शन हायर है, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का। तो कि थर्ड पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो थर्ड का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। तो अब आप ये सोचिए कि जब भी ये चार्ज एंटर हो रहे हैं, सभी चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको एक ये जो फिगर के लिए अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम दी गई है, इसे हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो भी फोर्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये जो भी फोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, सो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। सो एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आपको मिल रही है विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो क्या मिलेगी? कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन यानी क्या? वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। डिफ्लेक्शन मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। फिर से ये जो डिफ्लेक्शन है वो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? वाई डायरेक्शन का। तो हमें वहीं फाइंड करना है। तो from the figure we can say that acceleration produced in the charge small q in y direction is, तो ये तो आपको पक्का ही लर्न होना चाहिए, ay is equal to QE/m। कैसे? F/m, force is equal to QE divided by m. Now initial velocities in the direction of y axis for all the particles are 0। मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टिकल जो एंटर हो रहे हैं they have velocities in the direction of x-axis only. So in the direction of y-axis they have no velocity. So initial velocity in y direction is equal to 0. Displacement in time t in y direction, क्योंकि constant accelerated motion है, आप उसका कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें डिफ्लेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन फाइंड करना है। सो y इज इक्वल टू v0yt प्लस हाफ a/t स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर। सो y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m, यानी कि y जो इक्वेशन हमें मिला उससे हम क्या बोल सकते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m। अब जिसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन ज़्यादा है उसका Q/m रेशियो ज़्यादा है। तो आपने अभी फिगर में किसके लिए देखा कि सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है? थर्ड वन। सो वी कैन से दैट फॉर पार्टिकल 3 Q/m रेशियो इज मैक्सिमम एज द पार्टिकल 3 सफर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन, सो इट हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। नाउ उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1.33, जहाँ पे आपको दिया गया कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज -q enters the region between the two charged plates, initially move along x-axis with speed vx like particle 1 in figure 1.33। यानी कि आपको जो मैंने आगे जो प्रॉब्लम जो पढ़ाया है उसके हिसाब से
the length of the plate is capital L and an uniform electric field vector is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plates is QL square divided by 2m Vx square। तो चलिए उसके सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। आपको ये तो मालूम ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is in the negative y direction, so negative charge will experience upward vertical constant force, and due to that constant acceleration will be produced. So motion in x direction, v is equal to vx, x is equal to capital L, ax is equal to 0, uniform motion, ax is equal to 0 means velocity constant रहती है in the direction of x axis, so v is equal to x by t। जब भी यूनिफॉर्म मोशन आती है एक ही इक्वेशन लाती है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही इक्वेशन रहता है, कौन सा वाला? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है? एल। सो टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय वी एक्स। चलिए इसे नंबर 1 दे दीजिए, मोशन इन वाई डायरेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, I told you previously that initial velocity is in the direction of x-axis, so there is no component of velocity in the direction of y, so v naught y is equal to 0, ay is equal to qe by m, t is equal to l by vx. Just we got in the motion of in the discussion of motion in x direction. Now y is equal to v naught yt plus half ay t square. So substitute the value of ay and t, you will get required result. Y is equal to qe l square divided by 2m vx square. अब ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है ना, l किस डायरेक्शन का डिस्टेंस है? x डायरेक्शन का। तो सपोज मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप क्या देख सकते हो? इट्स अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो भी इक्वेशन कोऑर्डिनेट का होता है, वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका जो भी रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे y का पावर 1 है और x का पावर 2 है। तो आपको ऐसा पढ़ाया गया है या फिर मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऐसा कोई भी इक्वेशन आता है कि जिसमें कोऑर्डिनेट x एंड y होते हैं। एक कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पावर 1 हो, दूसरे कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पावर अगर 2 हो, इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइक अ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जहाँ पे पार्टिकल सिर्फ 2 ही पाथ चूज कर सकता है, एज स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरिटी है ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी पार्टिकल मूव कर रहे होंगे उनके लिए 2 ही पाथ वहाँ पे आप देख सकोगे। फर्स्ट वन लीनियर, सेकंड वन पैराबोलिक। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि लाइक द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड, द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन मैंने दी है। जो 1.34 जो हमारा प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, वो 1.33 से रिलेवेंट है। क्या दिया गया है? सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज इन 1.33 is an electron projected with velocity vx, which is equal to 2 into 10 raised to 6 meter per second. If capital E between the plates separated by 0.5 centimeter is 9.1 into 10 raised to 2 Newton per coulomb, where will the electron strikes the upper plate? Charge, magnitude of charge on electron is given, mass of electron is also given. तो यहाँ पे मैंने एक स्टार
दिया गया है y पे। एक्चुअली इन प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो हमारा पार्टिकल एंटर कर रहा है वो मिड बिटवीन द बाइसेक्टर लाइन ऑफ दैट रीजन, उसके सपोज मैंने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस सपोज y होता है तो आप क्या लिख सकते हो y/2, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जो आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन में बताया नहीं गया है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बिटवीन द मिड पॉइंट यहाँ से वो एंटर होता है तो कुछ ऐसे उसका पाथ होगा, यहाँ से अगर एंटर होता है तो उसका पाथ ऐसा कर्व्ड होगा, यहाँ से होता है तो उसका पाथ ऐसा कर्व्ड होगा। यानी कि देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ विच डिपेंड्स द एंट्री पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एंट्री पॉइंट कहाँ से है, वहाँ से ही आप देख सकते हो कि कहाँ पे वो स्ट्राइक करता है, L1 डिस्टेंस पे या L2 डिस्टेंस पे या फिर L3 डिस्टेंस पे। तो उसका कुछ भी हमें डिस्क्राइब किया नहीं गया है। तो टू गेट द आंसर ऑफ टेक्स्ट बुक we assume that electron enter from the edge of one plate। एक जो ऑपोजिट प्लेट होती है नेगेटिव प्लेट, उसकी एज के काफ़ी करीब से वो एंट्री ले रहा है और वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है हमें वो फाइंड करना है। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? अगर आप मिड पॉइंट से एंट्री लेते हो ना तो डिफ्लेक्शन y विल बिकम y/2। यहाँ पे आप जो सेपरेशन है तो सेपरेशन में y की वैल्यू क्या लोगे आप, तो सेपरेशन का हाफ वैल्यू। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि एंट्री आपको कहाँ से लेनी है। तो टू गेट आंसर ऑफ बुक हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सेपरेशन जितनी रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से हम एंटर होता हुआ एज्यूम करेंगे, जो नेगेटिव प्लेट है उसकी एज के काफ़ी करीब से। सो y इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन vx आपको दी गई है, e l q, l आपको फाइंड करना है। तो जस्ट यूज प्रीवियस इक्वेशन, मेक अ सब्जेक्ट l square and finally you will get answer 1.58 into 10 raised to minus 2 meter, which is approximately equal to 1.6 centimeter. Now यहाँ पे JEE में एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यही प्रॉब्लम था। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे एंटर इन द रीजन ऑफ सिमिलर प्लेट्स। तो किसका पाथ ज़्यादा कर्व्ड होगा, उसके पाथ के कर्वेचर के बारे में वहाँ पे पूछा गया है। अब आपको पता ही है, सपोज ये मिड लाइन ले लो आप, जिसका डिफ्लेक्शन अगर हाई होता है, दिस पाथ इज मोर कर्व्ड देन दिस वन से सेकंड पाथ जो है, सेकंड पाथ जो है वो ज़्यादा कर्व्ड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कर्व्ड आपको डिफाइन करना है वो किसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे, y के अकॉर्डिंग, डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ऐसा है कि भाई विच पार्टिकल हैज़ मोर कर्व्ड पाथ। तो इफ़ y इज मोर देन मोर कर्व्ड पाथ विल यू गेट, मीन्स आप ज़्यादा डिफ्लेक्शन फाइन करोगे उतना ही ज़्यादा कर्वनेस वहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपके पास एक इक्वेशन है EL²/2mVx²। अब यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन रखी हुई है। इफ़ बोथ पार्टिकल्स एंटर विथ सेम वेलोसिटी, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया गया है उसमें वेलोसिटी आपको क्या सेम दी गई है। अब फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, E सेम है, L सेम है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मास अलग दिखाई देगा। तो हम क्या लिख सकेंगे, y is proportional to 1/m because velocities of both particles are same. So now we can
से दैट एम ई लेस देन एम पी, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है, तो वाई इज ग्रेटर देन वाई पी, देन इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर काउड पाथ, क्योंकि जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उतना पाथ काउड होगा। इफ बोथ पार्टिकल्स एंटर विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैं क्या करूँगा, आपको मालूम ही है कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू के, तो इंस्टेड ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर आप टू के लिखोगे तो टू इंटू टू के, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 4k। अब चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेंथ सेम है प्लेट्स की, और काइनेटिक भी एनर्जी भी सेम है, तो y इज कांस्टेंट फॉर बोथ पार्टिकल्स, यानी कि बोथ पार्टिकल्स हैव सेम काउड पाथ। थर्ड वन, इफ बोथ पार्टिकल्स एंटर विथ सेम लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम सेम दिया गया हो तो आप क्या सोचोगे, तो आपको पता ही है कि k काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m या हाफ पी वी से हम लिख सकते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा, मैं k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ऐसा मैं लिखूँगा, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m अगर आप लिखते हो तो सेम क्या होगा, p सेम है, ई कैपिटल L, टू सेम रहेगा, पी भी सेम है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू m, तो ईयर एम पी इज ग्रेटर देन एम ई, आप जानते हो, तो y m के लीनियर प्रोपोर्शनल होने की वजह से वाई पी इज ग्रेटर देन वाई मिलेगा। क्यों, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और फॉर गिवन कंडीशन y इज प्रोपोर्शनल टू m है, तो वाई पी इज ग्रेटर देन वाई, सो वी कैन से दैट प्रोटॉन हैज़ मोर काउड पाथ। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज का जो ये सेशन है उसमें आपको पसंद आया होगा, और आप बार बार ये जो टॉपिक्स है उसका आप रिवाइज करोगे, आपकी नोटबुक में ये सब लिख लोगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, विच इज़ रिलेटेड टू आप एंट्रेंस, आपके एंट्रेंस के लिए वो एक बढ़िया सा मैंने जो कंसेप्चुअल बेस था वो मैंने आपका क्लियर करवाया है। सो आप नोटबुक में ये लिख दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको कहा ही है कि आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।